नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यू एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगामी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और इसी प्रिपरेशन की सीरीज़ के दौरान हम लोगों ने संस्कृति आईएएस संस्थान के, ध्येय आईएएस संस्थान के और दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व किया है। और इसी सीरीज़ में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या, संस्कृति आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट का संख्या 9। ठीक है मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, उसे ज़रा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हरे लाल रंग की रेखाएं उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला की विशेषता है। 2, मध्य पाषाणकालीन चित्रकला में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। 3, भित्ति चित्र प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें, उत्तर पुरापाषाण काल में चित्रित हरे लाल रंग के क्या मिल रहे थे? कुछ विशेषताएं वहाँ पर पाई गई हैं। मध्य पाषाण काल में शिकार करते हुए दृश्यों की बहुलता है और प्राग ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्र जैसे भीमबेटका पर दीवालों पर चित्रकारी की गई है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर पुरापाषाण कालीन में, तो मित्रों उत्तर पुरापाषाण कालीन में हरे लाल रंग के चित्रों की मतलब बर्तनों पर ये चित्रित रेखाएं खींची गई हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में शिकार करता हुआ मनुष्य का दृश्य दर्शाया गया है और उसी से हमने आगे उसी में भीमबेटका या आदमगढ़ या उदयगिरी की पहाड़ियों में भित्ति चित्र के यानी दीवालों पर पेंटिंग्स हमें मिली है और इस आधार पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? नृत्य, धार्मिक एवं भव्य दृश्य, हाथी और घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, उपरोक्त में से कितने भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए चित्रों के विषय हैं? ऑप्शन ए में केवल एक विषय है, ऑप्शन बी में 2 विषय हैं, ऑप्शन सी में आपके 3 हैं और डी में 4 हैं। तो मित्रों यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये भीमबेटका की बात की गई है, तो एक बार इसके बारे में बात करें। ये एमपी के रायसेन ज़िले में पड़ती है और इसकी अगर हम खोज के बारे में मित्रों यहाँ पर डिस्कस करें तो ये 57-58 में भारतीय आर्कियोलॉजी यानी ASI द्वारा खोजा गया है और ये वहाँ पर नृत्य करता हुआ दृश्य, धार्मिक एवं भव्य दृश्य यानी किसी प्रकार के समारोह का आयोजन, घोड़े और हाथी की सवारी करते हुए और जानवरों की लड़ाई जैसे मुर्गा लड़ाई, बैल की लड़ाई, ये चित्र क्या किए गए हैं? चित्रित किए गए हैं भित्ति पर, दीवालों पर। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत राव, दधेड़ी, कागेंदौर, आलमपुर, उपरोक्त में से कितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में शामिल हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से, तो मित्रों भगत राव अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातत्व के स्थल है और यदि इसके बारे में बात करें तो ये मित्रों भरूच ज़िले के में मिलता है। कहाँ पर? गुजरात के। कहाँ पर है भरूच? गुजरात के भरूच ज़िले में। और अगर हम यहाँ पे और जाएं तो गुजरात के भरूच ज़िले की कौन सी तहसील तालुका है? हंसोट तालुका में ये मिला है। कहाँ पर मिला है? हंसोट तालुका में। यानी ये हमें क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में इसे शामिल किया गया है। ठीक है। शीशे के टुकड़ों की संख्या, लोहे के समृद्ध सामग्री के साथ पत्थर के मोती, चमकता हुआ बर्तन उत्पादन के प्रमाण मिले हैं और लोथल के समकालीन यह एक बंदरगाह के तौर पर भी यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है। दधेड़ी के बारे में यदि हम बात करें तो कागेंदौर या सुतकांगेडौर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी
ये इसका एक और नाम है कागेंदौर का सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर। तो ये जानते हो सबसे वेस्टर्न इलाका है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दासमिक नदी के किनारे, किसके? दासमिक नदी किनारे ठीक है, दासमिक नदी के किनारे कौन सा है? आलमपुर है। कौन सा है? आलमपुर जो है वो, अगर हम यहाँ बात करें आलमगीरपुर होता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन यहाँ पे आलमपुर है जो दसत नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। किसके? दसत नदी के। तो ये नहीं है। जबकि अगर हम दधेड़ी की बात करें तो ये पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में। तो दधेड़ी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जबकि आलमपुर नहीं है। तो कितने हैं? 3 हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा स्थलों में मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर और कांसे की मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं। मूर्ति कला में सेल खड़ी और चूने के पत्थर का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक सही, 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पत्थर और कांसे की मूर्तियां मिली हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक हम आपको बिल्कुल सही तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कई मूर्तियां मिली हैं और वो सारी की सारी मूर्तियां कांसे की हैं। पत्थर की मूर्तियों की संख्या नितांत कम है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मूर्ति कला में सेल खड़ी और चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, तो कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस पर? 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इसे देखते हैं हम लोग। क्या है? हाल ही में समाचारों में रहे नीलगिरी तहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल सरकार द्वारा, कौन सरकार द्वारा? केरल सरकार द्वारा क्या किया गया है? नील तहर सरकार द्वारा उनके संरक्षण के लिए 5 वर्षीय परियोजना का आरंभ किया गया है। तो यदि हम बात करें कि ये जो परियोजना की बात की जा रही है, तो ये 5 वर्षीय परियोजना तो है, बिल्कुल सही है। और ये अगर हम इसके टाइम की बात कर दें तो 2022 से 2027 तक ये चलेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पर गवर्नमेंट दी गई है ये सही नहीं है। यहाँ पर ये जो घोषणा की गई है, किसके द्वारा की गई है मित्रों? तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब इस पे ज़रा बात करते हैं, यानी पहला जिसके साथ है वो सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर अगर हम आएँ तो दूसरा क्या कह रहा है? संगम साहित्य में नीलगिरी तहर का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम नीलगिरी तहर के बारे में बात करें तो रेडियो टेलीमेट्री और रेडियो कॉलिंग के माध्यम से तहर की संख्या का अनुमान लगाने के लिए सिंक्राइनिस सर्वेक्षण की सहित कई रणनीतियों का पालन किया गया है। नीलगिरी तहरों के संरक्षण में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिसके संभव विलुप्ति पर कगार पर हैं। ठीक है, नीलगिरी तहर को वारयाडू के नाम से भी जाना जाता है और यह लुप्त प्राय जीव है। 1972 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। और यदि हम बात करते हैं लुप्त प्राय जीव है और इसे अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। किस में रखा गया है? फर्स्ट में, यानी तीसरा गलत, जबकि दूसरा हमारा सही होगा। तो आंसर क्या है? केवल 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में संसाधनों की प्रचुरता। 2, पंजाब के गवर्नर द्वारा निमंत्रण। 3, अफगानिस्तान की दुर्बल अर्थव्यवस्था। 4, लोधी साम्राज्य में अराजकता। उपरोक्त में से कितने कारकों ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो भारत में संसाधनों की प्रचुरता, जैसा कि बाबरनामा में बाबर द्वारा लिखा भी गया है, जब उसने पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया तो उसके मंत्रियों ने कहा चलिए वतन वापस चलते हैं, यानी दोबारा लौटने की बात कही गई। तो बाबरनामा में लिखता है कि हमारे यहाँ
ऐसा कुछ नहीं है जो हमें दोबारा उस ओर ले जाए, जबकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, समृद्धि है, भविष्य है, फ्यूचर है, तो हमें यहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर संसाधनों की बात बाबरनामा में स्पष्ट तौर पर की गई है। दूसरी बात, पंजाब के गवर्नर द्वारा निमंत्रण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था सुल्तान लोदी, उसने गवर्नर था पंजाब का, दौलत खान लोदी सॉरी, उसने क्या किया था, उसे ऑफ़र दिया था भारत पर हमले करने का, और ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी, अफ़गानिस्तान की दुर्बल अर्थव्यवस्था, यानी वहाँ पर इकोनॉमी कमज़ोर थी, इसलिए तो वो आया ही था, और लोदी साम्राज्य की अराजकता ने उसे यहाँ पर पनपने का मौका दे दिया। यानी ये चारों बातें क्या हैं, भारत पर बाबर के आक्रमण के लिए बिल्कुल सही सिद्ध हो रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7 पर, शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य अनेक भागों में विभाजित हो गया और उन पर विभिन्न शासकों ने अधिकार कर लिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र शासक, दिल्ली, संभल, मालवा। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? क्या कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यदि हम बात करते हैं अहमद खानूर, तो अहमद खानूर मित्रों, अहमद खान सूर ये पंजाब में थे, न कि दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर थे? पंजाब में। इब्राहिम शाह के बारे में बात करें तो इब्राहिम शाह जो थे वो संभल और दोआब क्षेत्र में थे। किसमें? संभल और दोआब क्षेत्र में, यानी ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संभल और दोआब में सिकंदर शाह दिया गया है, जबकि यहाँ पर थे कौन? इब्राहिम शाह। कौन थे? इब्राहिम शाह। ठीक है, और अहमद खान सूर कहाँ पर थे? पंजाब में थे। ठीक है मित्रों, ठीक। और यदि हम सिकंदर शाह के बारे में यहाँ पर अगर बता दें तो ये थे मित्रों आगरा और दिल्ली में। कहाँ पर? आगरा और दिल्ली में। ठीक है, मालवा में बाज बहादुर थे, ये बिल्कुल सही है। मालवा में कौन थे? बाज बहादुर। यानी दो क्या है हमारे गलत हैं, एक सही, तो ऑप्शन एक ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरम खान के वफादारों ने उसके प्रतिनिधित्व वाली केंद्रीय प्रभु सत्ता को स्वीकार किया। 2, बैरम खान ने जब भी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया तब दरबारी कुलीनों ने उसका विरोध किया। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक सही हैं? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत। कथन 1 गलत परंतु कथन 2 सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों बैरम खान के वफादारों ने उसके प्रतिनिधित्व वाली केंद्रीय सत्ता को स्वीकार किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। बैरम खान ने जब अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया तो कुलीनों ने उसका विरोध किया, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन 1 गलत, दूसरा सही, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है उसे देखते हैं। मुगल काल के साम्राज्य में विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने असम को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। 2, अकबर ने राजपूत राज्यों पर विजय के साथ ही उन्हें सहयोगी बनने पर बल दिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्यों? एक तो बात इसलिए सही है कि औरंगजेब ने मुगल सत्ता को दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत की ओर भी मूव किया था, और इसके साथ उसने असम को भी भारत में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और अकबर के बारे में ये दिया गया स्टेटमेंट है, ये भी पूर्णतः सही है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10, इसे देखते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तीव्रता से गमन करती है। 2, भूमिगत लक्ष्य को भेदने में स्थित ऊर्जा का उपयोग करती है। 3, भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कार्यक्रम के तहत पूर्णतः स्वदेशी हाइपरसोनिक
क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? क्या हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से क्या हो जाएंगे? सही हैं, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तीव्रता से गमन करती है। तो डीआरडीओ ने इस क्रैम जेट इंजन द्वारा संचालित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, ठीक है, का सफल परीक्षण कर लिया है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, डीआरडीओ द्वारा किया गया है। और ये जो है ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, कितनी? 5 मैक यानी 5 मैक संख्या से काम करती है। बात बिल्कुल सही है। रोमजेट इंजन स्क्रैमेज इंजन का ऑक्सीकारक के लिए वायुमंडलीय वायु का उपयोग करता है और आने वाली वायु का दहन कक्षा में प्रवेश के लिए पहले से ही संपीड़ित कर देता है, ठीक है। और यह केवल गतिज ऊर्जा यानी गति के से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कठिन लक्ष्यों के भूमिगत लक्ष्यों को नष्ट करने हेतु है। भूमिगत लक्ष्यों के भेदने में यह गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है, बिल्कुल गलत है। ये गतिज ऊर्जा करता है, स्थितिज का नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नेवासा, दैमाबाद, बालाथल, इनाम गांव, लोथल उपरोक्त में से जोरवे संस्कृति स्थल कौन से हैं? तो अगर हम बात करते हैं नवपाषाण काल में, तो प्राचीन भारत में नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था और धातुओं में भी सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग हुआ और इसमें कई संस्कृतियां उभरी। उन्हीं में से एक है आपकी जोरवे संस्कृति, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों महाराष्ट्र में उभरी थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कौन कौन सी ये हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो मित्रों नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव जो संस्कृतियां थीं वो आपकी जोरवे संस्कृतियां थीं, जबकि बालाथल और लोथल ये आपकी जोरवे संस्कृतियां नहीं थीं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है? बौद्ध धर्म के संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय बौद्ध संगति के में स्थिरवादी महासामंगिकों से अलग हो गए हैं। लोकोत्तरवाद महासामगिक की एक उपशाखा है। वर्तमान थेरवादी स्थिरवादियों ने के उत्तराधिकारी हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 केवल 3, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। द्वितीय बौद्ध संगति में स्थिरवादी महासंघ को अलग हो गए थे, लोकोत्तरवाद महासंघ की एक उपशाखा बन गई थी। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हड़प्पा कालीन मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सिंगी जानवर, बाघ, घोड़ा तथा हाथी की आकृतियाँ इन पर बनी थीं। सेल खड़ी से निर्मित गोलाकार मोहरें पाई गई हैं। 3 निर्यात सामग्री के गट्ठरों पर इनका द्रव्य मुद्रांकन किया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक सिंगी जानवर, बाघ, घोड़ा तथा हाथी की आकृतियाँ इन पर बनी थीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये मोहन जो हड़प्पा कालीन जो मोहर है उसमें ये नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस पर यदि हम बात करें तो जानवर जो था भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई थी। भैंस, बाघ, बकरी, ठीक है, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी। वहाँ पर घोड़ा नहीं था, ठीक है। इन जानवरों के अलावा भेड़ और बकरी भी थी। भैंस, ठीक है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा तीसरा सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है? केकई, विस्तस्ता और अस्कनी नदी के मध्य, उसीनारा, विपाशा नदी के तट पर, पारावत, कुंभा नदी के तट पर, यदु, परुष्णी नदी के तट पर
उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें केकई ब्रह्मावर्त के नाम से ऋग्वेद काल में आर्य सभ्यता, पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट और उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बिंद तक विस्तार था। तो इसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्त या ब्रह्मावर्त कहा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें केकई वितस्ता और अस्कनी नदी के मध्य स्थित था। हिमालय के विंध्याचल राज्यों में यदि हम बात करें केकई के बारे में, तो ये जो जन था वो वितस्ता और अस्कनी नदी के मध्य था। ये बात बिल्कुल सही है। उसी नारा बिपाशा नदी के तट पर है। तो यदि हम बात करें उसी नारा यदु परसुणी नदी पर, तो यदु के बारे में बात करें तो यदु परसुणी नदी पर नहीं बल्कि झेलम पर थे। किस पर थे, वितस्ता या झेलम पर थे। ठीक है, ये गलत हो गया। पारावत के बारे में बात करें तो अस्कनी, चिनाब, परसुणी, रावी, बहिकी, द्रहयु, तुर्बुस आदि स्थित थे। परावत जो थे वो सतलज नदी के पास थे। किसकी नदी के पास, सतलज के पास। किसके पास थे मित्रों, सतलज के पास थे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी नारा के बारे में यदि हम बात करें तो उसी नारा जो था वो मंज मत्स्य देश है, और ये जो मत्स्य देश है वह यमुना नदी के आसपास है। कहाँ पर है, यमुना नदी के आसपास। तो ये भी क्या है, हमारा गलत है। तो कितने सही हैं, केवल एक सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पॉलिस्टर फाइबर, स्याही, ऑटोमेटिव एंटी फ्रीजर, एयर कंडीशन सिस्टम, कफ सिरप उपयुक्त में से कितने एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग में किया जाता है। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में बात करें तो WHO ने जनवरी 2023 में भारतीय फर्म द्वारा बनाए गए 2 कफ सिरप के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ऐसा तब हुआ जब उज्बेकिस्तान में भारतीय दवा निर्माता कंपनी मेरियन बायोटेक द्वारा निर्मित कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत हो गई। ठीक है, ये बात बताई गई। तो अफगानिस्तान के स्वास्थ्य परीक्षण के अनुसार नोएडा के मेरियन बायोटेक में बना कफ डॉक 1MX पीने के से उनके यहाँ बच्चों की जान चली गई। और यह कफ सिरप एथिलीन ग्लाइकोल है। क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल के तौर पर है। तो एथिलीन ग्लाइकोल में अगर हम बात करें तो इन सभी पांचों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कफ सिरप भी इंक्लूडेड किया गया है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया, मुस्लिम व्यापारियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी, एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो उपरोक्त में से जैन धर्म, मुस्लिम व्यापारी और एलोरा में शिव मंदिर, ये सारी की सारी बातें राष्ट्रकूटों के लिए पूर्णतः सत्य हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, अमोघवर्ष, इसमें कितने प्रतिहार साम्राज्य के शासक थे। कितने प्रतिहार, तो मिहिर भोज के बारे में बात करें तो ये प्रतिहार वंश मिहिर भोज, परमार शासक भोज से भिन्न दिखने वाले इसे मिहिर भोज के नाम से भी जाने जाते हैं, और उसने आदि बरा की उपाधि ली थी। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो महेंद्रपाल कश्मीर में युद्ध किया और उसने पंजाब कुछ क्षेत्र जीड़ा। ठीक, तो आरंभिक में अगर हम बात करें तो मिहिर भोज और महेंद्रपाल ये दोनों प्रतिहार राजा हैं, जबकि अमोघवर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रकूट शासक थे। कौन से थे, राष्ट्रकूट शासक। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मध्यकालीन आधुनिक नाम खस, लाट, प्राग ज्योतिषपुर, बेंगी उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें खस असम, लाट दक्षिण गुजरात, प्राग ज्योतिषपुर उत्तर प्रदेश, बेंगी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें खस जो है उसका वर्तमान नाम असम है, बिल्कुल सही है। लाट का वर्तमान नाम दक्षिणी गुजरात में है, बिल्कुल सही है। प्राग ज्योतिषपुर यदि हम बात करें तो ये भी आपका असम में ही है। कहाँ पर है, असम में। ठीक है, बेंगी की बात करें तो आंध्र प्रदेश। तो ये 3 सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्या है 19? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपनी राजधानी तंजावुर से गंगईकोंडचोलपुरम स्थानांतरित की? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पारंतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो तंजावुर से गंगईकोंडचोलपुरम जब राष्ट्र चोल राजा ने किसे हरा दिया था? जब उत्तर भारत के अभियान पर चोल शासक गए थे तो उन्होंने कावेरी नदी के मुहाने पर एक राज्य बसाया था और गंगा विजेता के तौर पर गंगईकोंडचोलपुरम उसका नाम किया गया था और वो राजा थे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने उत्तर भारत में पहली बार विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, धर्मयोग उपरोक्त में से कितने स्वामी विवेकानंद के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य प्रकृति को नियंत्रित करने में सहायक हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने हैं, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार यदि हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था और इसीलिए 12 जनवरी को यूथ दिवस के रूप में मनाते हैं। और उन्होंने 4 योगों की बात की थी। कर्म योग की बात की थी, भक्ति योग की बात की थी, राजयोग की बात की थी और ज्ञान योग की बात की थी। किसकी? ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की बात की थी, न कि धर्म योग की। तो ये 3 हमारे सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है 21? उसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बैराट जिसके लिए जाने जाते हैं, तो यदि हम बात करते हैं कौन सा, तो जो पहला बैराट जो होता है इसमें बोला गया है उसे चैत्य कहा जाता है। तो स्तूप, विहार और चैत्य जो हैं वो बौद्धों से और जैनों के मठीय संकुल परिसर के भाग होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा 3री शताब्दी में राजस्थान में बैराट स्थल स्थित है जो कि स्तूप है। तो बैराट जो हैं वो चैत्य के तौर पर नहीं जाने जाते हैं, वो स्तूप के तौर पर जाने जाते हैं। यानी पहला क्या है? गलत है। ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ प्रस्तर स्तंभ लेख है, बिल्कुल बात सही है। लौरिया नंदनगढ़ जो है वो प्रस्तर स्तंभ लेख ही है और उत्तर प्रदेश के रामपुरवा, उत्तर प्रदेश के संकचा व सारनाथ में इन्हें देखा गया है। तीसरा दीदारगंज में, जो कि अगर हम बात करें यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जो पटना के पास स्थित है। ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे पीठ पर ले जाते हुए निम्नलिखित में से किस जातक को दर्शाया गया है? शिवी जातक, रूर जातक, छंदक जातक या विदुर पंडित जातक को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो बात की गई है ये किससे मिलती हुई है? तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद जातक कथा या बुद्ध के जीवन की इस घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग माना गया है और इस कथा स्तूपों में, परिक्रमा पथों में, तोरण द्वारों में चित्रित की गई है। चित्रांकन की परंपरा का मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत और आख्यान घटनात्मक आख्यान पद्धति को अपनाया गया है। बौद्ध के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धन प्रवर्तक, महापरिनिर्वाण की घटनाओं को अक्सर चित्रित किया जाता है। जिन चित्रित कथाओं में अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया उन्हें छंदक जातक, विदुर पंडित जातक, रूर जातक और शिवी जातक, वेशांतर जातक और सम जातक हैं। ठीक है। ठीक। तो रूर जातक बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी घटना में एक राजा अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। ये बात कहाँ पर है? रूर जातक में है, रुरु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध प्रतिमा में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है।
प्रतिमा के सिर पर के चारों ओर आभा मंडल अत्यधिक अलंकरण है। आसनस्थ बुद्ध की प्रतिमा इस शैली का एक उदाहरण है। उपरोक्त में जो मूर्ति कला की ये शैली सारनाथ में शैली के संदर्भ में सही है। तो सारनाथ शैली के संदर्भ में जो बातें यहाँ पर की गई हैं उनमें कौन सी बात सही है? तो यदि हम बात करें तो बौद्ध प्रतिमा दोनों कंधे वस्त्रों से ढके हुए दिखाए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रतिमा के चारों ओर आभा मंडल अत्यधिक अलंकरण के तौर पर बताया गया है। तो सारनाथ में पाई गई बौद्ध प्रतिमा कंधों पर वस्त्र है और सिर के चारों ओर आभा मंडल बना दिया गया है और यह बहुत कम किया गया है। कितना किया गया है? बहुत कम है। ठीक है, ये मथुरा कला में ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आसनस्थ प्रतिमा की शैली का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ की गुफाएं सातवाहन काल में निर्मित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलारो की गुफाएं ब्राह्मण, वैद्य, बौद्ध और जैन तीनों से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किस पर? 25 पर। क्या कह रहा है 25? इसे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गैर परमाणु आक्रामक समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, यूएसए उपरोक्त में से कितने देश इस समझौते में शामिल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें गैर परमाणु आक्रामकता समझौता, तो गैर परमाणु आक्रामकता समझौता जनवरी 2023 में पाकिस्तान ने गैर परमाणु आक्रामक समझौते के तहत भारत के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को साझा किया है। ठीक है, यह सूची भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सुविधा के खिलाफ हमलों के निषेध समझौते अनुच्छेद 2 के अनुसार भारतीय उच्चायोग को सौंपी गई है। 31 दिसंबर 1988 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। किस पर हुए थे? 1988 में 31 दिसंबर को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी ये जो है भारत और पाकिस्तान के साथ है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26? निम्नलिखित अफगानों के साथ संयुक्त विद्रोह, मुगलों की सैन्य सेवाएं प्रदान करना, स्थानीय रीतियों के अनुसार राजस्व संग्रहण की अनुमति उपरोक्त में से कितने मुगल काल में भूमिका को निर्वहन भूमिका का निर्वहन करने में सरदारों के विषय में सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो तीनों बातें की गई हैं मुगल काल में भूमिका के निर्वहन करने वाले सरदारों के विषय में हैं, सभी सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है 27? मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बारगीर सैनिकों को समुद्र युद्ध सामग्री राज्य उपलब्ध कराता था। दबीर का कार्य स्थानीय भाषाओं में पत्र व्यवहार करना था। देशपांडे नामक अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य करता था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर बारगीर सैनिकों को युद्ध सामग्री उपलब्ध कराता था, बिल्कुल सही है। दबीर भाषा का पत्र व्यवहार करता था, राजस्व वसूली करता था, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है 28? इसे देखते हैं। मराठा राजाओं के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री और दायित्व। सबसे पहले है मजूमदार का दायित्व इसमें बताया गया है, क्या उसे ज़रा देखते हैं। मजूमदार का दायित्व है राज्य के राजस्व का संग्रहण करना। तो मजूमदार के बारे में यदि हम बात करें तो लेखा परीक्षक है जो राज्य की आय व्यय के बारे में बताता है। क्या है? राज्य की आय व्यय के बारे में। वकील के बारे में यदि हम बात करें
तो राजा के व्यक्तिगत मामलों की देखरेख वकील द्वारा होती थी। पंडित के बारे में बात करें तो धार्मिक प्रधान के रूप में कार्य करता था। यानी ये दोनों बिल्कुल सही हैं, जबकि राजस्व संग्रहण नहीं, ये राजस्व की आय और व्यय दोनों की बात करेगा, केवल संग्रह की बात नहीं करेगा, इसलिए ये बात गलत हो जाएगी और दो बातें सही होकर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नागरकोट, चंबा, बगलाना, बीकानेर उपयुक्त में से कितने मुगल काल में राजपूत राज्यों के रूप में अस्तित्ववान थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये मुगल काल में राजपूत के राज्यों के अस्तित्ववान थे, तो नगरकोट हो, चंबा हो, बीकानेर हो, सभी थे, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कॉर्वेट को खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की। कॉर्वेट को निम्नलिखित में से किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? मिसाइल नाव, पनडुब्बी रोधी जहाज, तीव्रता से हमला करने वाले नौसैनिक जहाज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो, तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारी बातें क्या हैं? पूर्णतः सही हैं और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31? महाजनपद है वैदिक ग्रंथ में जिनमें इसका उल्लेख है उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात की गई है अंग की, जिसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, सही है। चेदी का ऋग्वेद में मिलता है, कौशल का शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, पांचाल का यजुर्वेद में मिलता है। लेकिन ये सब के बारे में ऋग्वेद में भी दिया गया है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32? इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थायी सेना रखना, आश्रम व्यवस्था, प्रदेशाश्रित राज्यों की शुरुआत, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक पीरियड के लिए कौन सी बातें सही हैं? तो सबसे पहले स्थायी सेना पोस्ट वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था और प्रधान का दायित्व था कि फसलों को नियंत्रित रखे, वाद विवादों को निपटारा करे। ठीक है, राजा की कोई स्थायी सेना अभी यहाँ पर नहीं रखी जाती थी, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आश्रम व्यवस्था बिल्कुल थी, 4 आश्रमों की बात का उल्लेख मिलता है। प्रादेशिक राज्यों की शुरुआत हो गई थी, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है 33? बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रव्रज्य संस्कार में बौद्ध भिक्षु अपने केशों को त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण करता था। थेरी गाथा ज्येष्ठ भिक्षुणियों की गीतों का संग्रह है। विनय पिटक में संघ से पूर्ण निष्कासन को पराजिक कहा गया है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है? बुद्ध प्रतिमाएं और उनकी मुद्राएं हैं। वरद मुद्रा उदारता और करुणा को इंडिकेट करती है। तो वरद मुद्रा के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक है। दान, करुणा, उदारता और वरदान देने का प्रतीक है वरद मुद्रा। ठीक है। वितर्क मुद्रा के बारे में बात करें तो शिक्षण और चर्चा में क्या है? शिक्षण और चर्चा में या बौद्धिक बहस को इंगित करता है। अंगूठे और तर्जनी की एक दूसरे को छूते हैं जिससे एक वृत्त बनता है। दाहिना हाथ कंधे के स्तर और बायां हाथ कूल्हे के स्तर में गोद में हथेली के ऊपर की ओर रखते हैं, ये स्थित ही होती है। बौद्ध धर्म के प्रचार में ये शिक्षण का चरण है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तर्जनी मुद्रा। तो तर्जनी मुद्रा में बात करें तो उंगली के ऊपर की ओर, तर्जनी उंगली ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य उंगलियों को हथेली के साथ मोड़ा जाता है।
और तर्जनी मुद्रा इसे भय और इशारे की मुद्रा के तौर पर बात करती है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं यहाँ पर। तर्जनी क्या कर रही है? भय और सबसे पहले बात करते हैं वितर्क मुद्रा। तो वितर्क मुद्रा जो है वो किसके बारे में बता रही है? तो ये शिक्षा के बारे में बात बता रही है। किसके बारे में? शिक्षा। तर्जनी मुद्रा निडरता के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में? निडरता के बारे में बात कर रही है। ठीक है, अंजलि मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा विभावन भक्ति और आराधना के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में? भक्ति और आराधना के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये तीनों में से सही सुमेलित केवल एक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति 2 IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणियों में शामिल। भारत में निर्यात पर प्रतिबंध उपरोक्त में से कितने रेड सैंडर्स के संबंध में सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो रेड सैंडर्स के बारे में यदि हम बात करें तो रेड सैंडर्स जो है वो लुप्तप्राय जीव है। कैसा? लुप्तप्राय। और रेड सैंडर्स वनस्पति प्रजाति में जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में शामिल है। ठीक है, दूसरी बात। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पश्चिमी घाट। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, ये कहाँ पे मिलेगा? पूर्वी घाट में। ठीक है, दूसरा IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है, बिल्कुल सही है। भारत में निर्यात प्रतिबंधित है, यस, भारत में इस पर निर्यात प्रतिबंधित है, यानी केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है 36? निम्नलिखित में कौन सा कन्नड़ काव्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? पंपा, पौन्ना, वेलयापति और रन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर वेलयापति केवल त्रिरत्नों में शामिल नहीं हैं, बाकी पंप, पौन, रन्न ये शामिल हैं, यानी ऑप्शन सी बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचना, रचनाकार। ठीक है, उपरोक्त युग्मों में से कौन सही है? नीतिसार, कामंदक, शाहनामा, फिरदौसी, बृहत्कथा, कोश, हरिसेन। बृहत्कथा, कोश, हरिसेन, शाहनामा, फिरदौसी। नीतिसार के बारे में बात करें तो कामंदक द्वारा लिखी है। शाहनामा की बात करें तो फिरदौसी द्वारा लिखी है। बृहत्कथा कोश के बारे में बात करें तो हरिसेन द्वारा लिखी है। तो यहाँ पर तीनों सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मणिग्रामम और नाना देशी पद संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए ग्राम प्रधान को, भक्ति संतों को, व्यापार संघों को और उपहार में प्राप्त गांवों को। तो नाना देशी के बारे में यदि हम बात करें तो नाना देशी जो हैं वो व्यापारिक संघ के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है 39? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में नियुक्त एक राष्ट्रीयता का बंधक नहीं था। मुगलों ने नियुक्तियों के लिए केवल योग्यता का आधार बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक, कथन दो दोनों सही हैं। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। कथन एक, कथन दो दोनों सही हैं। दो और एक का सही व्याख्या नहीं है। एक सही किंतु दो गलत। कथन एक गलत किंतु कथन दो सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन एक सही है और दूसरा क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40? उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंप्यूटर मेमोरी, रिचार्जेबल बैटरी, सुपर मैग्नेट, सोलर पैनल, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग के बारे में यदि हम बात करें
तो चिप में, रिचार्जेबल बैटरी में, ठीक है, सौर पैनल में, चुंबकीय अनुनाद में, इन सब में ही क्या होता है, ये दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का यानी फर्स्ट मेंडलीव की सारणी के तत्वों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें मृदा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख और राज्य के बारे में। धौली उड़ीसा, सोपारा मनसेहरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों उपरोक्त में से धौली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संबंध सभ्यता में नगर निर्माण योजना का आदर्श साक्ष्य देते हैं। हड़प्पा अधिकांशतः समरूपता को दर्शन ही होती है, यानी हड़प्पा के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बात की जाती थी। ठीक है, दूसरी बात यानी पहला जो है धौली सही सुमेलित है। सोपारा के बारे में बात करें तो सोपारा जो है तो फर्श व दीवार के निर्माण के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है, ऑप्शन सही है। मनसेहरा के बारे में बात करें तो मनसेहरा हड़प्पा सभ्यता में मंजिला भवनों, सीढ़ियों, पक्की ईंटों का इस्तेमाल के साक्ष्य मिलते हैं। गोलाकार स्तंभ में घर की खिड़कियों का चलन नहीं था, अतः मनसेहरा कर्नाटक में, ये बात गलत है। 2 सही हैं, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा सभ्यता नगर सभ्यता स्थापत्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी ग्रिड नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। भवनों के निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया गया था। 2 मंजिला भवनों के निर्माण नहीं किया जाता था। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से सही हैं, तो मित्रों भवन निर्माण में जिप्सम का प्रयोग होता था। 2 मंजिला भवनों का निर्माण किया जाता था, ये बात बिल्कुल गलत है और ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43 उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुलह कुल नीति उद्देश्य धार्मिक रीतियों, संप्रदायों और राज्य के प्रति निष्ठावान बनाए रखना था। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते राजपूतों को उच्च मनसब प्रदान नहीं किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल एक कथन सही है और वो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, उसने प्रदान किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44? एक मुगल काल में निम्नलिखित में से किन का निर्धारण मनसब के आधार पर होता है? पदानुक्रम के मनसब के स्थान पर, ठीक है, मनसब सरदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और सैनिकों की संख्या पर, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके बताइए। तो नीचे दिए गए कूट के सही प्रयोग के बारे में बात करें तो ये तीनों के तीनों सही प्रयोग हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैन तीर्थंकरों को मोक्ष स्थल है। 42 आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है। स्थलों को वार्षिक समारोह स्थापित किया जाता है। तो उपरोक्त में से कितनी संस्थाओं को सम्मेद शिखर के संबंध में सही बात है? तो यहाँ पे बात करें सम्मेद शिखर के बारे में तो मित्रों सम्मेद शिखर जो है वो आपके संबंध में ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित धर्म के संदर्भ में जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन संघ ने सभी वर्गों को प्रवेश की अनुमति दी। जैन संघ में लिंग संवेदी विभेद को तत्व मौजूद थे। जिन जीवों को उस विरुद्ध हिंसा की सीमा निर्धारित थी, इनमें से जीवों के विरुद्ध हिंसा की सीमा निर्धारित थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन, ठीक है, जैन धर्म में जीवों के प्रति हिंसा स्वीकार करने में सीमा किया गया था और इसके स्वरूप व्यवसायों में बात की गई थी। 6 व्यवसायों की मान्यता दी गई है। प्रशासन, लेखन, मासी, मछली, कृषि, विद्या कल्याण, वाणिज्य आदि ये 6 शिल्प के तौर पर जाने जाते हैं। जैन धर्म अत्याधुनिक राज्य जैन प्रणाली के माध्यम से करता है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें जैन धर्म से रिलेटेड ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में इस पर विचार कीजिए। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव उपरोक्त में से कितने सप्तभंगीय सिद्धांत के प्रतिपादन के आधार हैं? तो इस सप्तभंगीय प्रतिपादन के बारे में बात करें तो ये सभी के सभी चारों आधार हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैंधव सभ्यता के समय कला विकसित थी। सैंधव सभ्यता अनेकों ताम्र प्रसारण संस्कृतियों से पुरानी तथा विकसित थी। मोहनजोदड़ो से ईंट के बने चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भारतीय वास्तुकला और निर्माता नमूने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण आदि के बिस्तरों के बारे में पाए गए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती है। यानी यहाँ पर यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो ईंटों के बने चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं, सही है। अल्प विकसित संस्कृति में पुरानी विकसित थी, ताम्रपाषाण संस्कृति से पुरानी विकसित थी। ये अगर हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता काल अल्प विकसित थी, नहीं, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यानी ऑप्शन जो अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन मेरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक दुर्ग, लोहे के विशाल भंडार, रूढ़िवादी समाज। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लोहे का उपजार, प्राकृतिक वर्ग, विशाल लोहे के भंडार, रूढ़िवादी समाज उपयुक्त में से मगध महाराज की सफलता के कारण क्या थे? तो पहला मगध जो था विशाल उपजाऊ मैदान की क्षेत्र था, बात बिल्कुल सही है। वह प्राकृतिक रूप से दुर्ग था, चारों तरफ पर्वत चोटियों के बीच में आपका बसा हुआ था। यानी ये दोनों जो प्राकृतिक दुर्ग था, विशाल उपजाऊ मैदान थे, ठीक है। और रूढ़िवादी समाज के बारे में बात करें तो अभी नहीं था। और तीसरा सही ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है 50 उसे देखते हैं। प्रयोगशाला में निम्नलिखित हीरे विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्न तापीय चालकता, उच्च विद्युत चालकता, उच्च शक्ति वाली लेजर डायोड का उपयोग, ट्रांजिस्टर की हीट स्प्रेडर के रूप में कार्य, उपरोक्त में से कितने सही हैं? ठीक है, उपरोक्त में से कितने सही हैं इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो उपयुक्त में से आपका केवल 2 सही हैं। कितने सही हैं? 2 सही। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। शेरशाह के अधीन प्रशासन में मुकद्दम प्रभावी भूमिका में थे। इनके संबंध में निम्नलिखित में से किसका कौन सा कथन सही नहीं है? वे राज्य और गांव के बीच कड़ी का काम करते थे। वे सरकारी नौकर के रूप में कार्यरत नहीं थे। और इसके अतिरिक्त व्यवस्था गांव में कानून व्यवस्था के लिए विशेषता अनिवार्य थे। गांव के सभी ब्यूरों को उल्लेख लोक जोखा रखना इनका कार्य था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ये स्टेटमेंट जो सही होगा वो डी सही होगा। ऑप्शन चलते हैं 52 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल प्रशासन में मराठाओं की नियुक्ति का कार्य शाहजहां ने आरंभ किया था। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय 70% कुलीन सदस्य विदेशी थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बातें उपरोक्त में से ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53 उसे देखते हैं। जब्ती भू राजस्व निम्नलिखित प्रणालियों में कौन से सही हैं? भूमि की नाप अनवार, अधिकारियों की मनमानी पर रोक, प्रशासनिक दृष्टि से खर्चीली प्रणाली, उत्पादन अनिश्चितता, किसानों की सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर सही हैं? तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तो चौथा छोड़ बाकी तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56
4 पर, ठीक है, किस पर? 54 पर। क्या है 54? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भेड़ों की खाली खेतों पर छोड़ना, मछली का खाद में उपयोग, फसलों का बदल बदल कर लगाना। मध्यकालीन में भारत में कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए उपयुक्त में से कितने उपाय मानते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सभी तीनों उपाय माने जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। हाल ही में महादायी नदी के जल बंटवारे के लेकर विवाद सामने आया। महादायी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होता है। कलसा और बंदुरी इसकी सहायक नदी हैं। यह नदी कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहती है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं? 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कोई भी ना हो, तो ये जो तीनों बातें कही गई हैं महादायी के लिए, तो ये सभी बातें बिल्कुल क्या हैं? क्लियर हैं, सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। वत्स, अवंती, कौशल, मगध यहाँ पर राज्य हैं और उनकी राजधानी बताई गई है। तो मित्रों, यदि हम बात करते हैं वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी जो है मत्स्य है, सही है। दूसरा अवंती, ये भी सही है। तीसरा, चौथा, और यदि हम बात करते हैं चौथा नहीं है, और आपका छठवां नहीं है, दूसरा नहीं है। 1, 3, 5, 7 ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर 7 पर। प्राचीन भारतीय गण अथवा संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कॉर्पोरेट तत्व दृष्टिगत होते हैं। कुछ महाजनपदों में गणतंत्रीय व्यवस्था विद्यमान थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों की तुलना में ब्राह्मण ग्रंथों में इनका अधिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? इसमें कॉर्पोरेट तत्व का दृष्टिगत होते हैं, सही है। महाजनपद गणतंत्र व्यवस्था विद्यमान थी, ये भी सही है। बौद्ध और जैन में ब्राह्मण ग्रंथों में अधिक उल्लेख है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो केवल 2 सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा ही सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या है? ऋग्वेदिक दासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं हैं? ये लिंग पूजा करते थे, वे वैदिक देवताओं का उपासक थे, वे वेद के इतर व्रतों का अनुसरण नहीं करते थे। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए कि 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहाँ पर उत्तर सही होगा 2 और 3, यानी ये दोनों सही, लिंग की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में नहरों की सिंचाई, मंदिर प्रबंधन द्वारा जलाशयों का निर्माण, कुएं से पानी निकालने में पशु शक्ति का उपयोग, मराठाओं द्वारा विशाल मडक झील का निर्माण, उपरोक्त में से कितने मध्यकालीन भारत में कृषि सिंचाई तंत्र के संबंध में सही हैं? तो कृषि सिंचाई तंत्र के संबंध में यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सही हैं? इसमें अगर हम जाएं तो भारत में, दक्षिण भारत में नहरों से सिंचाई होती है। तो मध्यकालीन भारत में रूस रस्सी और बाल्टी के सहारे हाथों से कुएं से पानी निकालकर सिंचाई होती थी। ठीक है। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, जलाशयों की विशाल मडक झील का निर्माण कराया था। किसने कराया था? ये विजयनगर साम्राज्य में कराया गया था, विजयनगर द्वारा। ठीक है, यानी ये गलत हो जाए। कुओं में पानी निकालने पशु शक्ति का प्रयोग नहीं, मनुष्य शक्ति का प्रयोग होता था। मंदिर प्रबंधन, जलाशयों का निर्माण, दक्षिण भारत में नहरों, ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हाल में भारत में जारी किए गए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड निम्नलिखित में से
विचार कीजिए। इसके संप्रभु इकाई संकर अंतर सरकारीय समूह कॉरपोरेट जारी कर सकते हैं। इनका उपयोग हरित परियोजना के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से केवल दूसरा सही है, बल्कि पहला गलत, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है? नकदी फसलों में सर्वाधिक खेती नील की होती थी। मध्यकालीन में कपास पूरे भारत में उपजाई जाती थी। अफीम तंबाकू का व्यापक उत्पादन होता था। तो इसमें कितने कथन सही हैं ये बताना है। तो यदि हम बात करें नकदी फसलों में सर्वाधिक खेती गन्ने की होती थी, न कि नील की, यानी यहाँ पर ये बात क्या है? गलत है। किसकी होती थी? गन्ने की। ये बात गलत, बल्कि ये दोनों सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। शुंगकालीन कला में एवं स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके विषय लौकिक जीवन की अपेक्षा धार्मिक जीवन से अधिक जुड़े हैं। बरहूत एवं सांची के स्तूप इसकी उत्कृष्ट संरचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं शुंगकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में, तो विषय में लौकिक जीवन की अपेक्षा धार्मिक जीवन से जुड़े हैं। नहीं, धार्मिक जीवन से नहीं, लौकिक जीवन से जुड़े थे। दूसरे के बारे में बात करें, सांची स्तूप इसकी उत्कृष्ट संरचनाएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लौकिक जीवन की अपेक्षा धार्मिक जीवन से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट चले हैं आगे। क्या दिया गया है इसमें? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा कथन क्या है हमारा? सही है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में किन मौर्यकालीन प्रांतों का उल्लेख सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होता है? तो एक है उदीच्य, दक्षिणापथ, अवंती मठ और अवाच्य प्राच्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इन सभी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में होता है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्ण व्यवस्था आधारित समाज, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान, भागवत धर्म का उदय, कृषि एवं पशुपालन आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार उपरोक्त में से कितने शुंगकाल की विशेषताओं के संदर्भ में सही हैं? तो यदि हम बात करें शुंगकाल की विशेषताओं के संदर्भ में, ये चारों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गंगा सागर मेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सागर द्वीप पर आयोजित होने वाला उत्सव है। मकर संक्रांति के अवसर पर हिंदू तीर्थयात्री इसमें शामिल होते हैं। कुंभ मेले की तरह यह भी राष्ट्रीय आयोजन है। गंगा सागर मेले के संदर्भ में यदि हम इन बातों को दें तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें सही होंगी? तो यहाँ पर मित्रों गंगा सागर द्वीप पर होने वाला उत्सव है, हिंदू तीर्थयात्री हैं, कुंभ के मेले की तरह राष्ट्रीय आयोजन नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैन आगम और वर्णित विषय। तो जैन आगम में सबसे पहले आचारंग सूत्र जो है वो किससे संबंधित है? तो आचारंग सूत्र के बारे में बात करें तो जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के लिए नियम बिल्कुल सही है। भगवती सूत्र में बात करें तो महावीर के समकालीन के साथ संबंध, महावीर और जीवन के कृत्य अन्य समकालिकों के साथ संबंध, ये भी बात बिल्कुल सही है। सुयोग दंग के बारे में बात करें तो जैनेतर मंडलों के खंडन करते हुए जैन भिक्षुओं को दूर कर रखने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी? क्या गलत हो जाएगी? उवास दगांव सूत्र 5 महाव्रतों के बारे में बताई गई है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जैन विधि आचार नियम आदि के बाद संग्रह है, महाव्रत के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 2 सही है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थानीय शासन की महत्व, वर्ग भेद आधारित समाज, दास प्रथा के साक्ष्य का अभाव उपरोक्त में से कितने संगम काल की विशेषताओं के संबंध में सही हैं? 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीनों ऑप्शन क्या होंगे हमारे? सही होंगे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68? इसे देखते हैं। धरती का पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों कर्मों से संपन्न होने उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु भले की समृद्धि, असाधु बुरे का विनाश का कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय के और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हैं, अनेक सहस्र गायों के दाता हैं। ये बात किस में कही गई है, इसके बारे में बताना है। तो मित्रों, ये जो बात की गई है ये समुद्रगुप्त के बारे में कही गई है और ये प्रयाग प्रशस्ति में होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 69। क्या कह रहा है 69? इसे समझते हैं। शैव, पशुपति, कपालिक, कालामुख कितने संप्रदायों का उल्लेख वामन पुराण में है? तो वामन पुराण में इन सभी शंकर के उपासकों का उल्लेख मिलता है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी, हरित बुनियादी ढांचों में निवेश, बिल्डिंग कोड न मानक लागू करना। उपरोक्त में से कितने उपाय हीट डोम को रोकने के का प्रभावी हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर बात करें हीट डोम के बारे में, तो जो गर्म हवा है एक जगह से लंबे समय तक रहती है, तो उसे किसी बर्तन में ढक्कन में रखे ढक्कन की तरह उच्च दाब के क्षेत्र से यह गर्म हवा गुंबद जैसा बन जाता है और इसी को हम हीट डोम कहते हैं। और ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? मध्यकालीन भारत में बरादू मद निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? ए गुप्तचर, बी राजकीय कानून, सी योद्धा और डी पैदल सैनिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये किससे बात कर रहा है, तो बरादू जो है वो मित्रों आपका एक योद्धा जाति को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है 72? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अजंता चित्रकलाओं की विशेषताओं के संदर्भ में सही है? आभा भेद तकनीक का प्रयोग, स्वाभाविक सजीव चित्रण, त्रिविमीय स्वरूप, त्यौहार मनाने का चित्रण, नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये चारों बातें बिल्कुल सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? इसको देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रसिद्ध भारतीय संत तिरुवल्लुवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें दक्षिण भारत के कबीर की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कूरल की रचना की। फ्रांस के सैरगी ने इनकी प्रतिमा स्थापित की गई। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से मित्रों कथन कौन कौन से सही हैं? तो इन्हें दक्षिण भारत में कबीर की संज्ञा दी गई, सही है। व्याकरण ग्रंथ कुरल की रचना की, तो कुरल के बारे में बात करें संत तिरुवल्लुवर लोग जाने छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं और इन्हीं का इकट्ठा कर तिरुकुल्लर ने कुरल ग्रंथ की रचना की है। तो इन्होंने इसकी रचना नहीं की। फ्रांस के सैरगी में इनकी प्रतिमा स्थापित है, ये बात सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है वैदिक काल के संदर्भ में देवताओं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तुतियों का एक संग्रह है। 2 जाति व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में पूर्ण विकसित थी। परशुनी नदी के तट पर 10 राजाओं से युद्ध हुआ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें परशुनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। 10 राज युद्ध के तौर पर जाना जाता है। प्रारंभ वैदिक काल में पूर्ण विकसित थी, ये बात नहीं है। जाति व्यवस्था गुप्त काल के तौर पर है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू की गई पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े क्षेत्रों को प्रदर्शन में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76? यह जहाज महल एक शानदार 2 मंजिला इमारत है जो 2 जलाशयों के बीच स्थित है। इसकी छत, बरामदे, मंडप पानी में लटकते हुए प्रतीत होते हैं। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी द्वारा या निम्नलिखित में से किस स्थान के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात की जा रही है मांडू के बारे में। किसके बारे में? मांडू के बारे में। मध्य प्रदेश के 60 मील दूर इंदौर के पास स्थित है मांडू नगर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में जगमोहन शब्द का उल्लेख किसे निर्दिष्ट करता है? जगमोहन शब्द जैन धर्म के मंदिरों में गर्भगृह, वर्गाकार योजना वाला मंदिर, मंदिर के सामने आयताकार मंडप, मंदिर के अग्रभाग में स्थित सभागार। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो भारतीय मंदिरों में मंडप, मंदिर के सामने एक आयताकार बनाया जाता है, वही आपका जगमोहन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदाहरण सूत्र में महावीर की आचार संहिता और शिक्षाओं का वर्णन है। संग्रहिणी सूत्र में जैन धर्म की गृहिणी महिलाओं के कर्तव्यों का वर्णन है। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएं घटित हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर मित्रों जो 1 और 3 हैं वो सही हैं, बल्कि दूसरा गलत है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। काव्य हैं और रचनाकार हैं रसमंजरी, रसिका प्रिया, गीत गोविंद कितने योग में सही हैं? तो यहाँ पर गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया है, बंगाल के कवि थे, केवल 1 सही है। रसमंजरी के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों रसमंजरी 14वीं शताब्दी के प्रिय संस्कृत रसमंजरी की रचना कलाकारों में एक और अन्य प्रिय संस्कृत भानुदत्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भानुदत्त द्वारा। रस का प्रिय केशव दास द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। किस पर? 80 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधित शर्तों को आसान बनाना, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्यवर्गित मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन करना, गैर आवश्यक योजना वस्तुओं की सहायता से अंकुश लगाना। आरबीआई द्वारा किए गए उपाय बताइए भारतीय रुपये की गिरावट को कम करने के लिए। तो भारतीय रुपये की गिरावट को कम करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों को आसान बनाए जाते हैं। सही है। उधारकर्ताओं के रुपए में मूल वर्गित मसाला बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित किया गया है। मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सही है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन के बारे में यदि हम बात करें गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाना, गैर आवश्यक वस्तुओं के अंकुश लगाने में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा जो कि आपके रुपए को मजबूत करेगी। ठीक है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति में ब्याज की दरें कम हो सकती हैं और सरकार के खर्च बढ़ सकते हैं। उच्च आयात के साथ मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, इसलिए गिरावट आती है, तो रोकने के उपायों में ये शामिल नहीं होता है। क्या? विस्तारवादी मौद्रिक नीति इसमें शामिल नहीं होती है, ये होती हैं केवल सी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पाल चित्रकला के संदर्भ में लयात्मक प्रभावमान रेखाएं, हल्के रंग और हल्के विशेषताएं, अष्ट सहिष्णुता, प्रज्ञा पारमिता, पालकालीन जैन पांडुलिपियों का उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर बात करें उपरोक्त में से दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। फिरोज तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम बंगाल दिल्ली सल्तनत में नियंत्रण में आया, उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दौलताबाद से दिल्ली तक सड़क का निर्माण करवाया गया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिरोज तुगलक ने नहीं, मोहम्मद तुगलक ने ये कार्यक्रम करवाए थे। मध्यकालीन भारत में खालसा भूमि पर विचार करना है।
करिए विचार। पहला क्या कह रहा है कि भूमि का प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के अधीन था, जिसकी आय का उपयोग व्यक्तिगत खर्च के लिए करता था। तो खालसा भूमि में सल्तनत काल में प्रशासनिक आर्थिक संकट एकता प्रणाली शुरू की गई थी। और अगर यदि हम बात करते हैं खालसा भूमि के संबंध में, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्व इकट्ठा करने के लिए साहना नामक अधिकारी होता था। तो यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो बात की गई है वो साहना नामक अधिकारी नहीं बल्कि आमिल करता था। कौन करता था? आमिल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कितने ऑप्शन? केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दिल्ली सल्तनत में अमीर ए दाद शब्दावली का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? अमीर ए दाद का प्रयोग सुल्तान की अनुपस्थिति में धर्मनिरपेक्ष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के लिए किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कविता के फूल, बावन, काशी, सुबोध, रत्नाकर, जाओ, शिक्षा प्राप्त करो, उपरोक्त में से कृतियाँ सावित्रीबाई फूले की कौन सी थीं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें, ये तीनों को तीनों कृतियाँ सावित्रीबाई फूले जो कि एक समाज सुधारिका थीं उनकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या है? बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन ने दक्कन के विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद की। फिरोज शाह बहमनी तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं के जानकार था। महमूद गवाह ने दौलताबाद के निकट वेधशाला की स्थापना की। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें तो ये सभी कथन क्या हैं? बिल्कुल सही नहीं हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन ने दक्कन में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद की। तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन द्वारा नहीं बल्कि दोआब और अगली 2 शताब्दियों के दौरान इन नगरों को रायचूर दोआब के द्वारा होयनार और गोवा के संघर्ष के बंदरगाहों के कारण हुई निरंतर संघर्ष चलता रहा। ये बात गलत है। दूसरी बात, फिरोज शाह बहमनी के बारे में जो कही गई नहीं बल्कि कन्नड़ और तेलुगु मराठी भाषाओं का जानकार था, बात सही है। महमूद गवाह ने दौलताबाद के निकट वेधशाला की स्थापना की। तो महमीन फिरोज शाह गवाह ने ऐसा किया था। केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। किस पर? 87 पर। क्या है? इसके शासनकाल में चोल साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका के उत्तर कलिंग तक हुआ और उसके सिक्कों में कृष्ण मुरलीधर विष्णुपद चिन्ह अर्थ हुआ। उसने श्रीलंका में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जल सेना संगठित की। और ये बातें किससे लिए हैं? तो ये चोल शासक जो था वो था राजराज प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। चोलकालीन स्थानीय सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा का समूह और कहलाता था गांवों का समूह। कार्यकारिणी परिषद में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते थे। न्याय व्यवस्था सुव्यवस्था का निर्धारण समितियों द्वारा होता था। तो यहाँ पर कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो और किसानों और उनकी बस्तियाँ और कहलाती थीं, गांवों का समूह नहीं कहलाता था। दूसरे स्टेटमेंट पर बात करें, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसके सदस्यों का 5 वर्ष में चुनाव होता था, जबकि इसके सदस्यों का पर्चियां निकाल कर बारी बारी से हर 3 वर्ष में चुनाव होता था। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, यानी ये भी गलत। न्याय व्यवस्था भू राजस्व निर्धारण करने समितियों द्वारा होता था, ये बात सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मंदिर और निर्माणकर्ता। तंजावुर का मंदिर के बारे में बात करें तो तंजावुर का जो मंदिर है वो राजराज चोल ने किया था, सही है, ठीक है। दरासपुरम राजराज चोल द्वितीय ने किया था। महाबलीपुरम के बारे में बात करें तो इसमें पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था, ये बात ध्यान रखना। तो यही सही सुमेलित नहीं है। हमें कौन सा नहीं है? केवल एक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है 90? उसे देखते हैं। कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। उर्वरक, बायोचर, सिंचाई के आयु संयोजन से इसमें अवरोध उत्पन्न होता है। यह सतत विकास लक्ष्य 13 के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। उर्वरक बायोचार सिंचाई संयोजन का अवरोध में उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत। 13 के बारे में बात कही गई है तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी 2 बातें बिल्कुल सही हैं। आंसर देखते हैं क्या ऑप्शन है, 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मंदिर स्थापत्य शैली के संदर्भ में विचार करिए। वैसर द्रविड़ नागर शैली सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ शैली मंदिरों के मुख्य पर गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली में मंदिरों के मुख्य को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। 4 दीवारी के दरवाजे नागर शैली मंदिरों की विशेषता हैं, बिल्कुल गलत है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मंदिरों के निर्माण में दीवारों पर नक्काशी द्रविड़ शैली की बात है। तो कितने सही, 2 सही, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आओ, कथकली नृत्य के संदर्भ में यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है। ठीक है, इसके प्रस्तुतकर्ता सात्विक राजसिक तामसिक वर्गों में विभाजित हैं। केरल के स्थानीय कुडियाट्टम कृष्णाट्टम में प्रेरित है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है, मंदिर हैं और स्थित बस्तियां। विश्वनाथ मंदिर, मोढेरा, कंदरिया महादेव, खजुराहो, दशावतार मंदिर, चिदम्बरम कितने युग में सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक है, और इसमें पंचायतन शैली से निर्मित है। दशावतार मंदिर जो है वो गुप्तकालीन स्थापत्य में है और देवगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है, देवगढ़ में, चिदम्बरम में नहीं, कहाँ पर, देवगढ़। ठीक है, ये गलत। दूसरे पे आइए, दूसरा क्या कह रहा है, खजुराहो मंदिर कंदीपम श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ, तो ये तो कंदरिया महादेव ये तो सही है, जबकि ये सही नहीं है। पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तो कितने युग में सही है, 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। किस पर, 94 पर, सॉरी। 12 मास निम्नलिखित में चित्रकला के लोकप्रिय विषय है। मेवाड़, मालवा, बूंदी, कोटा। तो 12 मास जो है वो बूंदी कला की चित्रकला में फेमस है, क्योंकि लोकप्रिय 12 महीनों का वातावरणीय विवरण बताया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उच्चतम न्यायालय की एक निःशुल्क पहल है, सही है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के दर्ज निर्णयों को डिजिटल रूप दिया जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है 96, निम्नलिखित नाट्य शैली हैं और संबंधित राज्य हैं। पहली बात करते हैं, क्या है, तमाशा महाराष्ट्र में होता है, देख तमाशा। यक्षगान कर्नाटक, बिल्कुल सही। भयोना असम, तीनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है 97, क्या है, निम्नलिखित बौद्ध धर्म से त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई, बिल्कुल, ये बात में कोई शक नहीं है। बौद्ध महापरिनिर्वाण गांधार मूर्तिकला का उदाहरण है, गांधार मूर्तिकला मानवावतार किया गया है, तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है, यह मंदिर विष्णु अवतार के अवतार नरसिम्हा को समर्पित है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इससे पहले उत्कृष्ट धार्मिक संरचना अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ग्रीन एप्पल अवार्ड, ये किस मंदिर के लिए निर्दिष्ट है, ये यादगिरी-गुट्टा मंदिर के लिए सम्मिलित है। ठीक है, यादगिरी-गुट्टा मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है, कठपुतली हैं और स्थान है। कंडेई तमिलनाडु, बोमलट्टा उड़ीसा, तेगुलुगुट्टा कर्नाटक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कंडेई जो है उड़ीसा की धागा पुतली है, न कि तमिलनाडु की। किसकी है, धागा पुतली, उड़ीसा की। ठीक है, बोमलट्टा के बारे में यदि हम बात करें तो ये बोमलट्टा जो है वो तमिलनाडु के से संबंधित है। ठीक है, और सुई धागा से। और तेगुलुगुट्टा कर्नाटक से, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100।
क्या कह रहा है 100, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, मौलिक अधिकारों का सम्मान, कानून व्यवस्था की सुरक्षा, विनियामक परिवर्तन, आपराधिक न्याय, उपरोक्त में से कितने वर्ल्ड सिस्टम प्रोजेक्ट की द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पर आधार हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो सभी 5 हैं वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पर आधारित हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हमने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 9 सॉल्व किया है। शीघ्र ही और पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।